बुखारी साहब, जैसे हम अक्सर हर प्रोग्राम के अंदर बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप धमकियां देते चले जा रहे हैं। एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात करते हैं और फिर दूसरी तरफ कह देते हैं कि अगर ईरान ने मुज़ाकरात नहीं किए तो बस उनका काम हम फ़ौरन तमाम कर देंगे। जी बुखारी साहब, पूरी दुनिया अमेरिका को कहती रही कि आपको जंग में शिकस्त हो गई है, तो ट्रंप जिन बातों की धमकियां दे रहे हैं फिर ये प्रैक्टिकली कर लेते अगर इतना ही आसान था तो? पहली बात तो यह कि मैं अक्सर कहता हूँ ना कि ट्रंप रे ट्रंप तेरी कौन सी कल सीधी। कभी तो तुम ये कहते हो कि ईरान बेचैन है मुआहदा करने के लिए, कभी आप ये कहते हो कि नहीं 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 इसका हल जो है ये तो मुआहदे की सूरत में अमन कायम हो सकता है। कभी आप फिर ऐसी धमकी अमेज़ गुफ्तगू करते हो जो ना तुम्हें जेब देती है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ना ही एक ऐसे लीडर के तौर पर जो एक जंग में बुरी तरह से शिकस्त खा चुका हो। लेकिन उनकी सेहत पर कोई असर नहीं है। शिक नंबर 1, आपने तो 13 का जिक्र किया, 13 का जिक्र कालीबॉफ ने किया जी, इराकची ने भी किया है, लेकिन शिक नंबर 1 में, MOU की शिक नंबर 1 में ये लिखा है कि पार्टियां एक दूसरे को धमकियां देना बंद करेंगी, इल्जामात का सिलसिला बंद होगा। एक दिन इस शख्स ने उसकी पाबंदी नहीं की है और बिल आखिर अब ईरानियन क़यादत की तरफ से इसको रिटॉर्ट मिल रहा है। वो भी अब जैसे जैसे जवाब आप दे रहे हैं उसका हम जिक्र बाद में करते हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात यह है कि ईरान ने जो कोशिश आपने की थी पूरी कुव्वत के साथ, पूरी नेवल फोर्स के साथ, पूरी एयर फोर्स के साथ, वो दंदा शिकन जवाब मिला आपको उसका। आपकी मिलिट्री हो, चाहे आपकी नेवी हो, चाहे आपके एयर फोर्स हो, वो सब कुछ नाकाम हो के मैदान जंग से भागे। ये किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, ये वो रियलिटीज़ हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ जो पूरी दुनिया को पता है जी। वो जो तैयारा बरदार जहाज़ आए थे, अलेक्जेंडर और पता नहीं क्या क्या, इब्राहिम लिंकन और जेरल्ड फोर्ड, कहाँ है वो? मैं पूछना चाहता हूँ, व्हाई हैव दे लेफ्ट द बैटल ग्राउंड? क्योंकि दोनों ही जख्मी परिंदों की तरह से वहाँ से भागे। एक यूनान में कई हफ्तों तक अपनी मरम्मतें कराता रहा, दूसरा को 1000 किलोमीटर दूर जाके छुप के बैठा रहा कि ईरानियन मिसाइल की जद में ना आ जाए। ये तो आपका हाल है नेवी का जी, जो आपको बड़ा गरूर था जिसमें। अब आ जाए एयरफोर्स। एयरफोर्स में आपने F-35 इस्तेमाल किए, गिराए ईरानियन फोर्सेस ने, जो आपका घुमंड था ये कि इन जहाज़ों को के तो कोई करीब भी नहीं आ सकता। इज दैट राइट? अच्छा, फिर आपने कहा हम अपने पायलट को लेने नहीं बल्कि हकीकत में वो सो कॉल्ड जो वो यूरेनियम है अफसूदा वो लेने आए थे। 5 जहाज़ गंवा के वहाँ से आप ऐसे भागे दुम दबा के कि दोबारा आपने उधर का रुख नहीं किया। ये है आपकी मिलिट्री माइट का बुरकस जिस तरह से निकाला है इकलौते ईरान ने जी। इज दैट राइट? ये ग्राउंड रियलिटीज़ हमारे बिल्कुल सामने हैं। आपके सुपर पावर का इमेज जो है अब कोई और तबाह नहीं कर रहा है, खुद प्रेसिडेंट ट्रंप तबाह कर रहा है। उनको ये बावर होना चाहिए कि ही इज स्पीकिंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ द माइटिएस्ट पावर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन वो सुबह से शाम बैक एंड फोर्थ जाते रहते हैं, जैसे वो यानी इस पूरी दुनिया में अमन के दाई कम हैं और जगलर ज़्यादा है। वो डुगडुगी बजाते रहते हैं। मुझे तो एक बात पे अफसोस है कि ये जो जोकर ट्रंप है, ये जो इसके मुंह में आ रहा है ये बोलता चला जा रहा है। कोई एक मुस्लिम मुल्क मुझे बता दीजिए जिसने इसको चैलेंज किया हो कि भाई साहब ये आप कर क्या रहे हैं? ये आप ईरान से जूतियां खाने के बाद फिर धमकियां दे रहे हैं। और मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है जहाँ सबक सीखने की बजाय अभी तक भी वही गुलामी का तौक गले में पहने हुए अमेरिका से तवक्का रखे हुए हैं कि वो आके उनकी तो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। ये तो होगी जी एक सूरत हाल जी। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ क्यों मैंने इसको जोकर कहा है। इन्होंने एक तराना गाया था, ईरान को अंदाज़ा हो गया होगा कि वो अपनी फ़िज़ाई हदूद का दिफा करने की सलाहियत खो चुका है। मीन्स हमने तो जी उनकी एयरफोर्स तबाह कर दी है, हमने उनकी नेवी भी तबाह कर दी है, हमने उनकी फ़ौज भी तबाह कर दी। इज़ दैट राइट? जी। फिर वो कहते हैं हालिया जंग में अमेरिकी फ़ौज ने ईरानी बहरिया के जहाज़ों, फ़िज़ाइया के तैयारों और रडार निज़ाम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। मेरा ख्याल ये है कि ये बकवास जो है ये अब ट्रंप ने अपना प्रोमो बना लिया है। जहाँ भी बैठते हैं सबसे पहले वो प्रोमो ऑन कर देते हैं। इन तीनों बातों में, चारों बातों में जो मैंने बयान की हैं, दूर दूर कोई हकीकत नहीं है। ईरानियन कौम ने बज नहीं किया है। ईरानियन अफवाज जो हैं वो आज भी खड़ी हैं और अब तो हम ये सुन रहे हैं कि उनकी कुव्वत दिफा जो है वो पहले के मुकाबले में और भी ज़्यादा तेज़ है।
एक तो ये, तो मेरा ये मशवरा है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि ये प्रोमो बजाना बंद करें। तो लोगों को अब आपकी हकीकत का अच्छी तरह से पता चल चुका है। ठीक है। फिर वो ये कहते हैं जी, ईरान डील का ख्वाहिशमंद है, हम ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहिए। शख्स को डूब मरना चाहिए झूठ बोलते हुए। इस शख्स ने ये दावा किया था कि ईरान में कौम उठ खड़ी हुई है अपने रजीम के खिलाफ। हमने मुसाद के एजेंटों को वहां भेज के जो मुजाहरे हुए थे, जिसमें इन्होंने कहा कि 45,000 बंदे मर गए हैं, और ईरानी हुकूमत का मौक़िफ़ था कि 3200 लोग जो है उसमें जो आगे लगाई गई, जो अंधाधुंध फायरिंग की गई, जो बम फेंके गए, उसमें जो हलाक हुए उनको तो शहीद भी नहीं कहा जा सकता। हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किस रजीम को तब्दील करने की बात कर रहे हैं? देख लिया ना आपने मंजरनामा। इसी के बाद शायद उनका बयान बदला है, जो उन्होंने फ्यूनरल पर मनाजिर देखे हैं। देखिए मनाजिर तो देखे हैं, गुफ्तगू तंजिया कर रहे हैं वो। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि ईरान के लोग खamenei से इतनी मोहब्बत करते हैं। तो आप काहे के प्रेसिडेंट है? वो किधर है आपकी इंटेलिजेंस? हुए आपको यही नहीं पता? आपको पता लग रहा है 1.5 करोड़ 2 करोड़ बंदा सड़कों पे देख के? आप क्या है? मेरा तो दिल करता है मैं जितना मजाक उड़ा सकूं इसका उड़ाऊं। आप मुझे बताइए, इतना बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क होने के बावजूद, पेंटागन है, CIA है, MPI है, ये इन्हें यही नहीं पता कि वहाँ ईरान की कौम क्या सोचती है। और इस पर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत है कि उन्होंने खुद तस्लीम किया कि मैंने कुर्दों के ज़रिए असला भेजा ताकि रजीम चेंज की जाए। हाँ जी। खुद तस्लीम किया कि हमने मुसाद के एजेंडों के थ्रू पैसे तकसीम किए। खुद प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने कहा इंतजार करो, हम आ रहे हैं आपकी मदद के लिए। सरकारी यार, दुनिया के कान पर कोई जू नहीं रहूंगी कि एक इंडिपेंडेंट मुल्क के बारे में आप क्या किस किस्म की बेहुदा बकवास कर रहे हैं। मुझे इसके ऊपर बहुत हैरत है। मैं फिर वो जो है ना, मुहर्रम गुजर गया लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं मातम करता रहूं। मुस्लिम क़यादत ने बहुत मायूस किया है मुझे एज ए इंडिविजुअल, लेकिन पूरी मुस्लिम उम्मा को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं है ये लोग कहीं भी। बुखार साहब, लेकिन ईरान ने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है डोनाल्ड ट्रंप की इन धमकियों पर। ऑल्दो इनकी धमकियां तो खोखली हैं, वो कॉन्स्टेंटली देते रहते हैं, मगर अब्बास अरागची साहब ने कह दिया कि ये MOU की खिलाफ वर्जी है, तो हम हतमी मुआहदे पर तब तक बातचीत ही नहीं करेंगे जब तक आप ये धमकियां देना। ये ईरान के एक लीडर ने कहा है। कालिबाफ ने भी यही कहा है। ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल का जो सेक्रेटरी है उसने भी यही कहा है। मैं अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं थोड़ा सा दोहरा दूंगा। अब्बास अरागची साहब फरमाते हैं कि अगर आपकी ये धमकियां जारी रहीं तो वो जो नेक्स्ट फेज शुरू होना है ना मुज़ाकरात का, जिस पे हतमी नतीजे पर पहुंचना है, वो जो 60 रोज़ के अंदर अंदर मैंडेटेड है, वो हम नहीं बैठेंगे उसमें। मुझे बताएं, कोई फरीक पोजीशन ऑफ वीकनेस से कहता है ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है ये? ठीक है, एक बात। दूसरी बात वो कहते हैं वो और कुछ नहीं, अपने दस्तों के इलाज रख ले। कितना बड़ा तंज है, कितना बड़ा थप्पड़ है मौसूफ के मुंह के ऊपर कि ये जो मुआहिदा है, MOU जो है, इसके ऊपर तेरे दस्तखत है। पूरी दुनिया को तूने लहरा के दिखाए थे कि मैं दस्तखत कर रहा हूँ। उसकी पहली शिक ये है कि कोई फरीक एक दूसरे को धमकियां प्रेशराइज नहीं करेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। ईरान की जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं, उनका कहना है कि ट्रंप धमकियां बंद करें वरना जवाब दूसरी जबान में देंगे। अगेन द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, कहीं वीकनेस नहीं है। ठीक है, ट्रंप वहम में मुब्तला हैं। पहले उसका बयान बता दें ट्रंप का। ट्रंप ये फरमाते हैं, मुआहदे को इसलिए तरजीह देता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ईरान की तकरीबन 9 करोड़ 10 लाख आबादी इसका खमियाजा भुगते। उसका जवाब दिया जी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके सेक्रेटरी ने। वो कहते हैं कि ट्रंप वहम में मुब्तला है। दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे हैं पागल हो गया है। वो ये कहते हैं 9 करोड़ 10 लाख ईरानियों को धमकियां दे रहे हैं जो अमेरिका और इसराइल के मुकाबले में सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। तुमने तो ईरानी तहजीब को तबाह नेस्तो नाबूद करने की बात की थी, लेकिन नतीजा नाकामी और मायूसी के सिवा कुछ नहीं निकला और अल्टीमेटली यू हैव टू बेग फॉर मुज़ाकरात। वो कहते हैं भीख मांगी तुमने मुज़ाकरात। बुखार साहब, एक तासुर एग्जिस्ट करता है कि ईरान जो मुज़ाकरात के हवाले से बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेता है, यानी अगर अमेरिका जरा सी भी खिलाफ वर्जी करता है तो ईरान जो है मुज़ाकरात से बैक ऑफ कर जाता है। जिसे JD वैंस ने भी कहा कि ये सिर्फ एक हिकमत अमली है। क्या आप वाकई समझते हैं कि ईरान इसको सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है या फिर प्रैक्टिकली दे अफोर्ड दिस? पहली बात तो एक मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रेशर कौन इस्तेमाल करता है, वीक आदमी या पावरफुल आदमी? अगर इसको मैं अस्यूम कर लूँ, मान लूँ आपकी बात कि ईरान प्रेशर के तौर पे इसको इस्तेमाल करता है, तो वीक बंदे का कोई प्रेशर नहीं होता। उसको तो हर बात माननी होती है। दैट मीन्स कि ईरानियंस आर नॉट ऑन ए वीक फुटिंग।
दे आर ऑन ए वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग। बिल्कुल ठीक। बुखारी साहब, एक और मामला जो कि आपकी अटेंशन भी चाहता है और उस पर मैं आपका तज्जिया भी चाहती हूँ। कल हमने बात की थी कि हमास ने हुकूमत ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। उस पर अब बोर्ड ऑफ पीस ये बात कर रहा है कि उस यानी हथियार लेना हमास से या एक फरीक के पास हथियार होना जो कि टेक्नोक्रेटिक कमेटी होगी, तो क्या आपको लगता है कि हमास अपनी हुकूमत ख़त्म करने के बाद हथियार भी जो है वो सरेंडर करेगी? देखिए, हथियार सरेंडर करने के मामले में जमा कराने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने सरेंडर नहीं है जी। उनका कि जब वो कमेटी इख्तियारात संभाल लेगी, इफेक्टिव कंट्रोल हासिल कर लेगी, तो हम अपना असला उसके पास जमा करा देंगे। और उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा कमेटी का, वो मैं कल बता चुका हूँ उसके अंदर कि उसके अंदर 13-14 के करीब फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स होंगे। ठीक है। तो वो उन्होंने पीस बोर्ड के उस मुआहिदे को कह लीजिए या उस आउटकम को इम्प्लीमेंट कर दिया प्रैक्टिकली कि ये ले जनाब हम हुकूमत छोड़ रहे हैं, आप कमेटी को यहाँ इख्तियार दे दें, उसको यहाँ भेज दें, हम हथियार भी उसके पास जमा करा देंगे। दिस इज़ ए प्रील्यूड कि ये इल्ज़ाम ना लगाया जाए कि देखें जी हमास जो है वो इसके अंदर रुकावट बन रही है। आई थिंक इट्स ए वाइज डिसीजन एंड एज आई सेड यस्टरडे इट इज़ इन कंसल्टेशन विद ईरानियन रिजीम। हवा में नहीं है ये फैसला। ठीक है। अब नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ ऑल द सालिस। जो सालिस हैं जिसमें 8 मुसलमान ममालिक भी शामिल हैं, आपको मैंने कल भी कहा था, ये उनके ऊपर है कि वो लेटर एंड स्पिरिट में उस पीस बोर्ड के ऊपर अमल दरामद कराएं। ठीक है, क्योंकि वो जो ख्वाब थे ना, कोई रवेरिया बनाने जा रहा था, कोई इसको टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाने जा रहा था, वो उनके दामाद साहब जो है वो समझते थे ये गज़ा फ़लस्तीनियों को नहीं, उनके अब्बा की जागीर है जहाँ जाके वो ये सब कुछ कर लेंगे। वो तो अब एक तरफ हो गया, उसकी तो हम बाज़गश्त भी नहीं सुन रहे हैं। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, लेकिन ISF जो कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है, बोर्ड ऑफ पीस की बात कर लें, उसमें भी मोस्टली बैरूनी ममालिक के लोग शामिल हैं। सिर्फ ये टेक्नोक्रेटिक कमेटी जो कि विच वुड बी जिसको हेड कर रहा होगा बोर्ड ऑफ पीस और ISF, तो गजा में अल्टीमेटली फ़लस्तीनियों की हुकूमत तो बनने नहीं जा रही। देखिए, उसमें इंडोनेशिया ने 30,000 लोग भेजने का ऐलान किया हुआ है, वादा नहीं, ऐलान किया हुआ है। इसी तरह से इजिप्ट के अंदर एक बड़ी तादाद में पुलिस का जो काम करेंगे लोग, उनकी तरबियत मुकम्मल हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर टोटली सारे गैर मुल्की आ जाएंगे। ये भी सवाल उठा था उसी पीस बोर्ड में कि वहाँ पर इंडिजिनस हुकूमत तो उनमें मेजॉरिटी मुसलमानों की होनी चाहिए, जिसके ऊपर अगर आपको याद होगा कि नेतन्याहू ने कहा था कि उसमें कोई तुर्की का बंदा ना हो, कोई फलां का बंदा, याद है ना आपको? जी बिल्कुल याद है। तो इसका मतलब कहने का ये है कि जो लोग वहाँ आके निज़ाम संभालेंगे वो उनमें मेजॉरिटी मुसलमानों की होगी। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, बैक टू ईरान अमेरिका मामलात और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो कि थ्रू आउट दिस टाइम पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहा है। फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक तेल बरदार जहाज़ के ऊपर नामालूम हमला हुआ है और अमेरिका का कहना है कि ईरान ने ये हमला किया है। मेरा ज़ाती राय भी बिल्कुल यही है कि ईरान ने ही हमला किया होगा। क्यों? जी, ईरान ने एक पूरा रोड मैप दिया है कि हमने इसको खोल दिया है, सिर्फ हमें इन्फॉर्म करके हमसे इजाज़त लेके गुजरेंगे। अमेरिका ने अमान के साथ मिलके, ओमान के साथ मिलके एक हरकत फरमाई कि एक नया रास्ता दरियाफ्त कर लिया है। उस रास्ते से अगर कोई टैंकर जाएगा तो क्यों ईरान नहीं रोकेगा उसको? तो मैं तो जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर ईरान ने नहीं किया तो करना चाहिए। तो ये हमला इसलिए हुआ है, यू कैन नॉट क्रिएट न्यू पैसेजेस। देखिए, वहाँ पर बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं, अगर कोई जहाज़ उड़ गया बारूदी सुरंगों की वजह से तो आएगा इल्ज़ाम ईरान पर कि नहीं। इसीलिए वो कहते हैं कि हम आपको पैसेज दे रहे हैं, हम बता रहे हैं कि रूट क्या है, आप आइए, जाते रहिए। तो अगर आपने ये भी नहीं करना तो वो एक बात और मैं वसूख से कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को ये गुमान है कि आबना हुर्मुज़ अब उसी तरह की हो जाएगी जैसे कि पहले जंग से पहले थी, ये नहीं होने जा रहा। कल ही एक जिम्मेदार ईरानियन ओहदेदार ने कहा है कि हमारा सबसे बड़ा जंगी हथियार जो है दैट इज आबना हुर्मुज़। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल इकोनॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब कहा जा रहा है इसको। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, अभी हम कल देख रहे थे कि नेतन्याहू को उन्होंने जेडी वैंस के एक्चुअली मशवरे पर तनकीद की थी और कहा था कि हमारे साथ 1.4 अरब की भारतीय आवाम जो है वो इसराइल के साथ खड़ी है। बुखारी यार खुदा की कसम झूठ बोल रहा है ये शख्स। इसने जाके वहाँ फादरलैंड जो की थी, हाँ। वो बंदा कैसे कह सकता है कि मैं 2 स्टेट सोल्यूशन को मानता हूँ? ये है जूतियाँ खाने के बाद, जब उसको अपने मुल्क के अंदर उसकी मुखालिफ सियासी जमातों ने, उसकी अपनी जमात ने, उसके मीडिया ने जब उसकी ऐसी तैसी की है, तो ये यू टर्न है मोदी का। ये काबिल एतबार नहीं है।
नेतन्याहू के बाद दूसरा शख्स है जो इतबार के काबिल नहीं है। अब ये सारा वर्ड प्रेशर और इंटरनल प्रेशर की वजह से इन्होंने यू टर्न लेके कहा है कि 2 रियासती हल, इसकी बात तो पिछले 3 साल से हो रही है। हाय बुखारी साहब, नेतन्याहू का क्या बनेगा, जिसने कल अमेरिका को ताजा धमकी लगाई थी कि आप नहीं तो चले, भारत तो हमारे साथ है। अब मोदी ने भी ऐसे स्टेटमेंट दे दिया, तो नेतन्याहू इस पर पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। मैंने आपसे कहा कि ये इसने क्यों किया, वो तो मैंने बता दिया। हाँ जी। इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, वो फादरलैंड जो है ना वो अब जमीन पे गिरेगा। आप देखिएगा बयान इसके ऊपर आएगा जरूर। नेतन्याहू बोले बगैर उसको मुंह की ना, ठीक है, बोले बगैर बाज नहीं आएगी। बुखारी साहब, एक और मामला जो कि बहुत अहम है, डोनाल्ड ट्रंप गए नेटो के सरबराही इजलास में। पहले तो उन्होंने जो नेटो की दुर्गत बनाई है और काफी तनकीद की है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से नेटो और ट्रंप एक ऐसे नहज पे पहुंच चुके हैं जहां इन दोनों के बीच रिकंसिलिएशन का इम्कान जो है वो बहुत कम है जी। अब हमने देखना यह है कि नेटो के साथ अमेरिका की एफिलिएशन जारी रहती है या नहीं रहती है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि नेटो में अभी मज़ीद बदमज़गी होगी, क्योंकि ट्रंप जहाँ बैठ रहे हैं वहीं नेटो की ऐसी तैसी कर रहे हैं कि मैंने ये किया, हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की, जब यूरोप को हमारी ज़रूरत थी हम वहाँ पहुँचे, जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो पीछे से हट गए। हाँ जी, साथ साथ ये भी कह देते हैं ओल्दो में ज़रूरत नहीं थी ईरान जंग के लिए। बुखारी साहब, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मामला, F-35 देना अमेरिका का तुर्की को, ये है असल इशू। हाँ, पेट में काफी मरोड़ जो है वो उठ रहे हैं। देखिए, ये है असल इशू और इस पर नेतन्याहू को बहुत एम्बैरेसमेंट होने जा रही है, इसलिए कि जो कुछ कमिट किया है ट्रंप ने अर्दवान के साथ, उसकी एक वजह है। मैं आपको वापस ले चलता हूँ 1 हफ्ता पहले का बयान ट्रंप का, जिसमें उसने कहा था कि तुर्की जंग में शामिल होने वाला था, मेरे कहने पर रुका है। सिचुएशन देखें क्या है खौफनाक। अगर तुर्की आ जाता जंग की सूरत यार फिर ये नहीं होती। इसराइल की तो बैंड बज जानी थी। तो ट्रंप ओज हिम समथिंग इक्वली गुड, इसलिए F-35 की बात इतनी ओपन हो रही है। हाँ जी। एक बात। दूसरी बात ये, उसका जरा जवाब देखें क्या है। वो कहते हैं हाय अल्लाह, किसी और के पास F-35 आ गए तो मेरी तो एयर सुपीरियरिटी खत्म हो जाएगी। हाँ। भाई तुम मामले लगते हो, वो अमेरिका के प्रोडक्ट है, अमेरिका के अपने ताल्लुकात हैं मुल्कों के साथ, वो जिसको चाहे दे जिसको ना चाहे दे। हु आर यू टू गाइड देम? एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि मैंने आपको कहा है ट्रंप विल हैव टू डू इट। अगर तुर्की के साथ उसने ताल्लुकात को ठीक रखना है, अगर नेटो के हेडक्वार्टर में बैठ के नेटो की ऐसी तैसी करके वो चाहता है कि नेटो उसके साथ रहे, तो तुर्की कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं कि मैंने शिरकत ही इसलिए की बिल्किस टर्की जो है वो इसको होस्ट कर रहा था। एब्सोल्युटली राइट जी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। बिल्कुल बुखारी साहब, अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नेतन्याहू इस पर तनकीद कर रहा है, बहुत अगेंस्ट बोल रहा है, लेकिन ट्रंप जो है वो इसकी हिमायत कर रहे हैं टर्की को F-35 देने की। तो बुखारी साहब, आपको क्या लगता है कि इससे खत्ते में ओवरऑल कुछ डायनामिक्स बदल रहे हैं, अलायंसेस तब्दील होते देख रहे हैं आप? अब नेतन्याहू या इसराइल अमेरिका के उतने क्लोज नहीं रहा। देखिए, जो इस जंग ने अमेरिका के इस खित्ते में जो उसकी मोनोपोली थी उसको तो बहुत हद तक अंडरमाइन किया है। खलीजी रियासतों के जो सरबराहान हैं या क़यादत जो है वो अभी फौरी फैसले करे या ना करे, लेकिन एक एहसास ये पैदा हो चुका है कि हमें अमेरिका ने नहीं बचाना। यही एहसास अल्टीमेटली इस खित्ते के ममालिक की एक एसोसिएशन का बायस बनेगा। ईरान उसका हिस्सा होगा। आप देख लीजिएगा, चाहे वो रीजनल 4 की बात हो, चाहे वो सऊदी अरब और पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट की बात हो, न्यू रियलिटीज आर कमिंग अप इन द। बिल्कुल ठीक है। तो बुखारी साहब, देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप देते हैं F-35 टर्की को या नहीं देते, क्योंकि एट द सेम टाइम नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने भी जाएंगे और जाकर उन्हें कन्विंस करेंगे कि वो तुर्की को F-35 ना दें।